हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी बाय एस बी सिंह में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे दुर्खिम के सामाजिक तथ्य यानी सोशल फैक्ट के बारे में। दुर्खिम ने सोशल फैक्ट के बारे में अपनी फेमस पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स 1895 ईस्वी में उसमें उन्होंने सोशल फैक्ट की बात कही है। सोशल फैक्ट यानी सामाजिक तथ्य कार्य करने, अनुभव करने, सोचने, विचारने का वह तरीका है जो किसी भी समाज में सामान्य रूप में पाए जाते हैं, जो व्यक्ति के अस्तित्व के परे होते हैं, जिनमें बाध्यता या दबाव की शक्ति होती है, जो व्यक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने का काम करते हैं। समाज में प्रचलित जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, परंपराएं, सामाजिक नियम आदि सामाजिक तथ्य के उदाहरण हैं। सामाजिक तथ्य समय व स्थान के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। सामूहिक चेतना को मूर्त मानना ही सामाजिक तथ्य है, ऐसा दुर्खिम कहते हैं अपने पुस्तक द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स में। उसकी उन्होंने चर्चा किया है। दुर्खिम ने चेतना को दो भागों में बांटा है। एक है इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, व्यक्तिगत चेतना, और दूसरा है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना के अंतर्गत वे बताते हैं कि राजनीति, रूढ़ि, परंपरा, धर्म, कानून इत्यादि सामूहिक चेतना के ही उदाहरण हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व या एक सामूहिक चेतना ही है। जब सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति किसी प्रतीक या चिन्हों के रूप में हो जाती है तो वह सामूहिक प्रतिनिधित्व कहलाता है या सामूहिक प्रतिनिधान कहलाता है। इस प्रकार ये प्रतीक विचार, धारणाएं, भावनाएं आदि हो सकती हैं। चूँकि अधिकतर व्यक्तियों के द्वारा यह मान्य होता है, इसलिए इस कारण वे सामूहिक रूप में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे राष्ट्रीय झंडा हमारे राजनीतिक जीवन का प्रतीक माना जाता है, धार्मिक पुस्तकें हमारे धार्मिक जीवन की प्रतीक मानी जाती हैं। उसी तरीके से हमारे जो नेतागण हैं वह सामूहिक रूप से जनता की भावनाओं के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हीं को दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधान कहा है। हमारा यह कहने का तात्पर्य यह था कि जो सामाजिक तथ्य है वह एक्चुअल में सामूहिक चेतना ही होती है। जैसे अगर यदि व्यक्ति विशेष के विचार जब समूह के विचार जब बन जाते हैं और उसका जब अंतरीकरण कर लिया जाता है, साथ सामूहिक चेतना काम करने लगती है, उसके अनुसार लोग व्यवहार करने लगते हैं, तो वह व्यक्ति विशेष का नहीं रह जाता है। इसलिए दुर्खिम कहते हैं कि सामूहिक चेतना को मूर्त मानना सामाजिक तथ्य कहलाता है। अब बात करते हैं सामाजिक तथ्य के विशेषताओं की। इसकी विशेषताओं में है बाह्यता, बाध्यता, स्वतंत्रता, सामान्यता और सार्वभौमिकता। ये 5 जो है इसकी विशेषताएं हैं। तो हम लोग एक एक करके उसको समझ लेते हैं। जैसे पहला है बाह्यता से तात्पर्य यह है कि जब कोई नियम बन जाता है और वह समाज में लागू हो जाता है और उसके साथ सामूहिक चेतना जब जुड़ जाती है तो उसके बाद जो कंडीशन जो आती है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ट्रैफिक रूल किसी व्यक्ति ने बनाया, लेकिन जब वह समाज में लागू हो गया उसके बाद से जिस व्यक्ति ने बनाया वह भी उन नियमों के अंतर्गत ही काम करता है। इसलिए जो सामाजिक तथ्य होते हैं वह जो है कि व्यक्ति के अस्तित्व के बाहर होते हैं। इसमें एक बाह्यता का गुण होता है। दूसरे नंबर पर आता है बाध्यता कॉन्स्टेंट। इसका मतलब यह होता है कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं वह व्यक्ति के ऊपर जो है कि एक बाध्यता मूलक एक नैतिक दबाव का काम करते हैं कि उसके इंडिविजुअल विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब वह सामूहिक विचार की जब बात होगी, जब समूह में जब उसकी जब व्यवहार की जब बात होगी तो वह उसके अंदर जो है कि जो समाज में जो प्रचलित जो नियम हैं, प्रथा, परंपरा, रीतियाँ, जनरीतियाँ जो हैं वह उसी के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य होता है। तो जो सामाजिक तथ्य होते हैं वह बाध्यताकारी प्रभाव ही डालते हैं। उसके बाद से आता है तीसरा स्वतंत्रता। तो सामाजिक तथ्यों में एक विशेषता होती है कि वह व्यक्ति के अस्तित्व से स्वतंत्र होते हैं। वह समाज में उनका एक अस्तित्व होता है और उनके लिए मान्य होता है। उसके बाद से आता है सामान्यता का मतलब ये होता है कि वह सामान्य रूप से जो सभी के लिए वह लागू होते हैं, वह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, वह सभी समूह के लिए लागू होते हैं। से सार्वभौमिकता, जिस समाज में जो नियम जो प्रचलन में है वह संपूर्ण समाज में जो है कि सार्वभौमिक रूप से विद्यमान होता है। यह जो सामाजिक तथ्य होते हैं यह देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित भी होते रहते हैं या ये बदल जाया करते हैं। अब बात करते हैं दुर्खिम के सामाजिक तथ्य
का विभाजन के बारे में कि उन्होंने सामाजिक तथ्य को दो भागों में बांटा है। पहला है सामान्य सामाजिक तथ्य और दूसरा है व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। पहला सामान्य सामाजिक तथ्य, नॉर्मल सोशल फैक्ट। सामान्य सामाजिक तथ्य वे होते हैं जो समाज की यथास्थिति को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं, और व्याधिकीय तत्व इतने अधिक नहीं होते हैं जो कानून की व्यवस्था को बिगाड़ सकें। इसीलिए दुर्खिम ने यह बताया है कि अपराध एक सामान्य सामाजिक तथ्य है, लेकिन अपराध की जो बढ़ी हुई दर है वह जो है कि व्याधिकीय सामाजिक तथ्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपराध जो है कि समाज में सामान्य रूप में पाए तो जाते हैं, लेकिन वह इतने अधिक नहीं होते हैं कि वह समाज की कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर सकें। तो अपराध को दुर्खिम ने सामान्य सामाजिक तथ्य के अंतर्गत रखा है, लेकिन जो अपराध की जो बढ़ी हुई दर है वह उसको उन्होंने व्याधिकीय माना है। तो व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। अब नॉर्मल और पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। व्याधिकीय सामाजिक तथ्य जब अत्यधिक व्यापक रूप में समाज में फैल जाते हैं तो समाज का सामान्य जो जनजीवन होता है वह ठप हो जाता है। तो वैसे तथ्य को व्याधिकीय सामाजिक तथ्य कहते हैं। जैसे अपराध की दर का बढ़ना, अपराध किसी समाज में इतना अधिक बढ़ जाए कि सामाजिक जनजीवन है वह अस्त व्यस्त हो जाए, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, तो यह व्याधिकीय तथ्य के अंतर्गत आएगा। उसके बाद से आत्महत्याओं का अधिक होना, और जब आत्महत्याएं समाज में जब बहुत अधिक होने लगेंगी तो कहीं न कहीं वह कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी, टूटेगी, समाज विघटित होगा। तो दुर्खिम ने यह बताया है कि अपराध की दर जो बढ़ी हुई दर है और आत्महत्या की बढ़ती हुई दर, यह दोनों जो है व्याधिकीय तथ्य के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो आत्महत्या है और जो अपराध है नॉर्मल रूप में वह सामान्य सामाजिक तथ्य के अंतर्गत आएगा। तो इन्होंने जो है कि महत्वपूर्ण रूप से हमने इसलिए अपराध और आत्महत्या को बताया है ताकि आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि अपराध को आप सामान्य सामाजिक तथ्य के अंतर्गत रखते हैं दुर्खिम या व्याधिकीय में। तो अपराध को वह खुले तौर पर वो कहते हैं कि अपराध जो है कि सामान्य जनजीवन में व्याप्त होता है, इसलिए वह जो है कि सामान्य सामाजिक तथ्य है। और आत्महत्या भी समाज में होती रहती है, लेकिन वह इतनी अधिक नहीं होती है। जब वह संख्या जब उसकी जब बढ़ जाएगी तब यह व्याधिकीय रूप धारण करेगा। व्याधिकीय का तात्पर्य है कि वो जो सामाजिक व्यवस्था को विघटित करे, खंडित करे और नुकसान पहुंचाए, उसको जो है व्याधिकीय तथ्य के अंतर्गत बात करते हैं। सामाजिक तथ्यों की व्याख्या कारकों और परिणामों के माध्यम से की जानी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि एक सामाजिक तथ्य या एक जगह एक परिणाम, कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों के वस्तुनिष्ठ परिणामों को प्रकार की संज्ञा दिया है। समाजशास्त्र के अध्ययन में उन्होंने प्रकारवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। वह बताते हैं अवलोकन, परीक्षण और तुलना पर प्रकाश डालते हैं। वह ऐतिहासिक विधि को महत्व नहीं देते हैं। अब तुलना की बात करें तो तुलना जे.एस. मिल द्वारा प्रतिपादित तुलनात्मक पद्धति को दुर्खिम महोदय ने अप्रत्यक्ष पद्धति कहा है कि जो सामाजिक तथ्य हैं उसके निष्कर्षों को अप्रत्यक्ष करने के लिए उसका प्रयोग किया जाना चाहिए तुलनात्मक पद्धति का। तो इसलिए तुलनात्मक पद्धति को दुर्खिम जो है कि एक अप्रत्यक्ष पद्धति भी कहते हैं। तुलनात्मक पद्धति की एक दूसरी पद्धति है सहसंबंध विचलन। वह कहते हैं कि सहसंबंध और विचलन को एक साथ लेकर के उसका अध्ययन करने से जो निष्कर्ष प्राप्त होता है उसी को सत्यापित माना जाना चाहिए। दुर्खिम आगे यह भी कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों की व्याख्या सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में ही की जानी चाहिए। वह कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों के कारणों की अगर खोज करनी है तो हमें पूर्व में घटित कारनामों में उसको खोजा न जाना चाहिए। और दुर्खिम आगे कहते हैं कि सामाजिक तथ्यों को की व्याख्या या सामाजिक तथ्यों का अध्ययन हम जैविक, मानसिक और भौगोलिक आधार पर कर सकते हैं। ये बात करते हैं थोड़ा सा। उन्होंने सुई जनरीज की बात किया है। उन्होंने यह बताया कि समाज एक ऐसी वास्तविकता है जो सुई जनरीज है। सुई जनरीज का तात्पर्य यह होता है जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो या जिसके अस्तित्व के लिए वह दूसरों पर निर्भर न हो या दूसरे वस्तुओं पर जो है कि निर्भर न हो, वह स्वतः उत्पन्न हुआ हो, तो उसको सुई जनरीज की संज्ञा देते हैं। दुर्खिम कहते हैं कि समाज सुई जनरीज है क्योंकि यह सदैव से उपस्थित रहा है तथा इसके उद्भव का कोई बिंदु नहीं है। इसके अलावा जो है कि दुर्खिम बात करते हैं सोशल करंट की, सामाजिक धारा की।
सामाजिक धारा मानसिक और सामाजिक तथ्यों के बीच की स्थिति है, उसको वह सोशल करंट कहते हैं। और उसको कहते हैं कि सुई जेनरीज है, यानी स्वतः उत्पन्न है, जिसमें वह बात करते हैं जन्म दर, मृत्यु दर, आत्महत्या की दर, जनमत, भीड़ आदि को वो जो है कि इसके उदाहरण मानते हैं। और यह बताते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है कि सुई जेनरीज हैं। सुई जेनरीज का अर्थ होता है स्वतः उत्पन्न हुआ। Thanks for watching.